कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आगे कवर करते हैं। अब इस बार हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 एंड 13, पार्ट थर्ड बोलते हैं इसको हम, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कहाँ पे जब आप आर्टिकल 12 की बात करते हो तो उसमें स्टेट वर्ड जो है उसकी डेफिनेशन आपको दी हुई है कि किस किस चीज़ को आप स्टेट के अंदर कवर करने वाले हो। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कौन सी का पैराग्राफ आ गया, छोड़ो। उसमें कौन कौन आने वाला है स्टेट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और पार्लियामेंट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट दोनों आते हैं। सेम वाइज गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, जो विधानसभा वाला पार्ट है वो स्टेट का, और कोई भी लोकल या अदर अथॉरिटीज़ हैं जो कि कहाँ है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपकी स्टेट की डेफिनेशन में गवर्नमेंट आ रही है इंडिया की, पार्लियामेंट आ रहा है, गवर्नमेंट आ रही है स्टेट की, उसके अलावा लेजिस्लेशन जो बना रहा है स्टेट का वो आ रहा है विधानसभा वाला पार्ट, और लोकल और अदर अथॉरिटी जो कि कहाँ है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन्हें हम स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। जब हम आर्टिकल 13 देखते हैं तो लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसमें किस क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दिए हुए हैं, कुछ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दिए हैं। लॉ इंक्लूड क्या क्या करता है, उसके अलावा जो आर्टिकल 368 है वो जो वहाँ अमेंडमेंट जो होता है वो लॉ में वर्ड में यहाँ इंक्लूड है या नहीं है, हमें सिर्फ ये और देखना है। तो जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से बात करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लॉ एनफोर्स में थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सच लॉ इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द डेट एक्सेस इनकंसिस्टेंसी कंसिडर वॉइड। मतलब जो लॉ इनफोर्स थे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कमेंसमेंट होने से पहले, किसको कमेंसमेंट होने से पहले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट होने से पहले जो लॉ एनफोर्स में थे, अगर वो लॉ अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट को अगर ये इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट से, तो हम उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर देंगे टू दैट एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक। फिर सेकेंड बात होती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आपका पहले आ गया है और जो लॉ बने हैं वो बाद में बने हैं। शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्राइज द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इसका मतलब इन्होंने मना कर दिया है बनाने के लिए ही, आप बनाओगे ही नहीं, शैल नॉट मेक, आप बनाओगे ही नहीं कोई भी ऐसा लॉ जो टेक अवे या एब्राइज करता है, या तो आपके फंडामेंटल राइट का वो ले जाता है या उनको हार्म करता है किसी भी वे में, तो आप ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाओगे। इफ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन देन द लॉ टू दैट एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी वी वॉइड। अगर ऐसा कोई लॉ आपने बनाया और वो कॉन्ट्रोवर्सी में है तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा। फिर लॉ इंक्लूड, अब इस ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका लॉ में इंक्लूड क्या क्या करते हैं, तो कोई भी ऑर्डिनेंस है वो इंक्लूड होगा, ऑर्डर है वो इंक्लूड होगा, बाय लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, यूजेस हैं, कोई भी जो कस्टम और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, इसके अलावा नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस वो वाले जो एनफोर्स हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लॉ इनफोर्स लॉ पास बाय द लेजिस्लेशन और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट। और लॉ इनफोर्स यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, तो लॉ जो इनफोर्स है उसका मतलब कोई कौन से लॉ है जो कि पास किए गए हैं बाय द लेजिस्लेचर और या कोई भी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में उन्होंने जिन्होंने कमेंस किए हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस आर्टिकल शेल नॉट अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्टिकल है ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 368 में वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसे हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इस 4 वाले प्रोविजन को, तो याद रखना। अब हम जो आर्टिकल हमने 12 देखा था उसमें एक केस बताती हूँ आपको, चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी। चंद्र मोहन खन्ना एनसीईआरटी में उन्होंने क्या बोला था कि जो
ERT जो है हमारा NCERT जो है वो स्टेट नहीं है, क्योंकि स्टेट के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन बताई थी, जो खुद अपॉइंट करते हो, जिनको रेम्यूनरेशन स्टेट गवर्नमेंट से मिलता हो, जिनका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट में हो, जिसके रिमूवल की पावर स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सारे स्टेट के अंदर आएंगे। लेकिन जो NCERT है वो एक अपनी सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, मतलब वहाँ उसके लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो वो एक स्टेट में नहीं काउंट होगी। फिर दूसरा केस आता है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसमें किन्होंने क्या बोला था, जो CSIR है, CSIR वाली जो साइंस वालों का नेट वेट कंडक्ट करवाती है, जो रिसर्च से रिलेटेड काम करती है उसमें साइंस का, वो क्या है, वो स्टेट है, क्योंकि उसका कंट्रोल है स्टेट के ऊपर। तो CSIR एक स्टेट है प्रदीप कुमार विश्वास के केस से, और जबकि चंद्रमोहन खन्ना ने में क्या बोला था कि NCERT स्टेट नहीं है। और उसके अलावा जो अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल आपके हैं वो स्टेट नहीं है, जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में है। और जो अगर आप मीन्स दोगे तब एक क्वेश्चन बनेगा आपका, वेदर जुडिशरी इज स्टेट और नॉट, तो वो तो तब का तब देखेंगे। आर्टिकल 13 प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू, और ये भी याद रखना कि अगर कोई पूछता है जुडिशियल रिव्यू कहाँ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर कहाँ है, 226 में हाई कोर्ट को और 32 में सुप्रीम कोर्ट को। अब जब हमने आर्टिकल 13 पढ़ा, तो इसके साथ हमें खूब सारी डॉक्ट्राइन्स भी पढ़नी होती है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी प्री के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जस्ट बता देती हूँ, इतना कुछ देखना नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होता है कि अगर दो लॉ बनाया वो इनकंसिस्टेंट था विद द फंडामेंटल राइट, और आपके अगर उसे आप सेपरेट कर सकते हो, वो सेपरेबल हैं विदाउट हार्मिंग द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच अदर, तो हम उन्हें सेपरेट कर देंगे, ठीक है। नो होल स्टैच्यू डिक्लेयर्ड वॉइड, ओनली दैट पार्ट विच इनकंसिस्टेंट बोथ कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। हम पूरे ही स्टैच्यू को वॉइड नहीं डिक्लेयर करेंगे, जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है उसे हम सेपरेट कर देंगे। इसमें केस याद रखना, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या हुआ था, जो सेक्शन 14 था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का, वो क्वेश्चन में था, सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है। AK गोपालन का केस। फिर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा, जब प्री मेंस का पढ़ेंगे तब इनके अंदर क्या हुआ था ये भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देख लो। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा, रमेश थॉपर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें प्राइस कंपटीशन को लेके कुछ था, और की होता होलाहंज वर्सेस जाजीतू। तो सबसे ज्यादा जो इसमें 10th शेड्यूल से माइनस किया गया था पैरा 7 को, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो इसमें हमने जैसे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, इसे पूरा ही नहीं हटाया था, सिर्फ सेक्शन 14 को हटा दिया था, क्योंकि दैट पार्ट इज सेवरेबल, तो हम वो देख लेंगे। और इसमें जो 10th शेड्यूल थी उसमें से पूरे 10th शेड्यूल को नहीं हटाया, सिर्फ माइनस किया पैरा 7 को। तो जो केस याद रखना है, AK गोपालन, स्टेट ऑफ बॉम्बे, रमेश थापर, RMDC, और की होता होलाहंज जाजीतू वाला, ये वाला केस लोग पूछ लेते हैं कि यहाँ ये कौन से वाले डॉक्ट्राइन में आएगा। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स आएगा आपका। डॉक्ट्राइन बेस्ड अ लॉ वायलेट फंडामेंटल राइट्स नॉट न्यूलिटी और वॉइड एब इनिशियो, जो फंडामेंटल राइट है इज नॉट न्यूलिटी और वॉइड एब इनिशियो बट ओनली बिकम अन अनफोर्सेबल और मॉर्बिड कंडीशन डोमेंट अगेंस्ट द सिटीजन ओनली वाइल अप्लाइंग ऑन अ नॉन सिटीजन। इन्होंने बोला है कि वायलेट फंडामेंटल इज नॉट, अगर कोई भी लॉ है जो आपका वो फंडामेंटल जो हमारी राइट्स हैं उनको अगर हार्म करता है, तो वो न्यूलीफाई हो जाएगी, वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे। बट लेकिन कब होंगे वो वॉइड एब इनिशियो, जब बिकम अनएनफोर्स, मतलब वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, हम उन्हें हटाएंगे नहीं, वो मॉर्बिड कंडीशन में चले जाएंगे। इक्लिप्स का मतलब ग्रहण वाला होता है ना, तो ग्रहण मतलब उस कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक वो मॉर्बिड है, जब तक वो इनकंसिस्टेंट है, तब तक के लिए वो पार्ट वहां से छुप जाएगा, उसे लेजिस्लेचर हटाता नहीं है। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। Condition dormant against any citizen only and apply on non-citizen. Doctrine apply only on a case void ab initio. So apply on 13(1) pre-constitution law, not on post-constitution. अब जो doctrine of eclipse है आपका, वो उन laws पे apply होता है जो void ab initio हैं। और void ab initio कौन से हैं, जो 13 के क्लॉज 1 में हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पढ़े थे। तो ये जो इक्लिप्स की वाली बात आती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि अगर इक्लिप्स वाला आता है तो 13 वर्ग के जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं ये उन पे ही अप्लाई होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स ग्रहण वाले से याद रख लेना। फिर है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस पूछा जाता है, ये वाला याद रखना कि होता होलाहंज जाजीतू सेपरेबिलिटी। बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP ये आ रहा है आपका इक्लिप्स में। फिर दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये भी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर का जो है वो इंडिया में नहीं है बेसिकली, क्योंकि वेवर का मतलब होता है कि हम वेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बस ऐसा नाथ वर्सेस इनकम टैक्स में साफ साफ बोल दिया था कि हम हमारे फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते, इंडिया में हम वेव नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग द वेल।
हमने उसमें पढ़ा था ना, कंपनी वगैरह में लिफ्टिंग द बेल, घूंघट उठा के देख लेना पीछे क्या इंटेंट है, क्या लेजिस्लेचर का ट्रू इंटेंशन था इसको बनाने में। टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट इट इज नेसेसरी टू असर्टेन द ट्रू नेचर एंड द कैरेक्टर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट, टेक द कंसिडरेशन ऑल फैक्टर्स सच एज अ हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन। मतलब हमें किसी का ट्रू वैलिडिटी देखनी है किसी भी एक्ट की, या असर्टेन करना है उसका ट्रू नेचर, कैरेक्टर और इम्पैक्ट, तो हम कैसे करेंगे उसके हम हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन देखेंगे। तो मतलब उसको पूरा पीछे से खोल के देख लेंगे कि ये लेजिस्लेशन ने जिस टाइम पे बनाया था उस टाइम पे इसका क्या इंटेंट वगैरह था, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ वेल हो जाएगा। अब हमने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ है या नहीं है, जो 13(4) की हमारी बात हुई थी। तो इसमें सबसे पहले केस आया था शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद ने क्या किया था कि जो 13(2) है, शंकरी प्रसाद हेल्ड द लॉ इन सब क्लॉज 2(13) में डज नॉट इंक्लूड द लॉ इन आर्टिकल 368। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद ने क्या बोला था कि भाई जो आपने आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 दे रखा है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो आपने बेसिकली देख रहे हैं, उन्हें हम लॉ में इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि डेफिनेशन 368 में दी हुई है अमेंडमेंट में, तो उसमें वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन सज्जन सिंह ने भी यही बात कही थी सेम। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह दोनों एक ही चीज़ बोल रही थी कि जो 368 में हम जो अमेंडमेंट करते हैं वो यहाँ लॉ का नहीं, वो यहाँ वर्ड लॉ में वो नहीं होगा काउंट। इनका इंटेंशन क्या था कि हम वहाँ 368 में कुछ भी अमेंड कर लें। यहाँ तो ये था कि लॉ आप जो बनाओगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर इनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वॉइड हो जाएंगे। ये बोल रहे थे हम 368 में अमेंडमेंट करके लाएंगे और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड नहीं होंगे क्योंकि वो तो लॉ में ही इंक्लूड नहीं होता। लेकिन गोलकनाथ का केस आया, उन्होंने 32 इंक्लूड इन लॉ, तो उसने बोला कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो 368 अमेंडमेंट करके अगर आप कल चला रहे हो तो वो भी किसमें चीज में आएगा, वो आएगा आपकी लॉ वर्ड के अंदर कनेक्ट होता है। सो इफ अमेंडमेंट एब्राइज फंडामेंटल राइट वो डिक्लेयर्ड वर्ड, तो कोई भी अमेंडमेंट आपका अगर फंडामेंटल राइट को एब्राइज करता है तो हम उसे डिक्लेयर कर देंगे वॉइड। इसके लिए जब इन्होंने गोलकनाथ का केस दे दिया तो अब पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं रही कि वो अमेंडमेंट करे ना करे, तो इन्होंने क्या किया फिर इसकी वजह से गोलकनाथ केस की वजह से 24th अमेंडमेंट लेके आई पार्लियामेंट, और उन्होंने ये 13 में क्लॉज 4 ऐड कर दिया कि जो अमेंडमेंट पास हैं 368 में वुड नॉट कंसीडर एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 एंड कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ पार्ट 3। तो इन्होंने सब कुछ ही बोल दिया। इन्होंने 24th आर्टिकल में ये बोल दिया भाई हम ही माई बाप है पार्लियामेंट के, हम जो चाहें वो चेंज करें, हम जो चाहें जैसा करें। 13(4) की जो ये बात है उसमें ये 368 का अमेंडमेंट नहीं इंक्लूड होता है, और आप इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे कि वायलेशन करता है पार्ट 3 का। सो इट इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ गोलक। अब क्या हुआ, तो ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ इन दोनों में, गोलकनाथ के केस में और ये जो केशवानंद भारती वाला केस था। लेकिन और इसमें गोलकनाथ में क्या बोला था, इन्होंने ये बोल दिया था कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर ही नहीं है अमेंडमेंट करने की। तो ये सब बातें फिर केशवानंद में पहुंची, तो केशवानंद ने क्या किया, ओवर रूल किया गोलकनाथ को। पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग भी आती है गोलकनाथ से, क्योंकि उन्होंने ये बोला था इससे पहले वाले जो केस है वो सारे वैलिड है, इसके बाद वाले नहीं होंगे। फिर केशवानंद भारती का केस आया, उन्होंने बोला ओवर रूल था गोलकनाथ, क्योंकि गोलकनाथ में कहा था कि कोई पावर ही नहीं है अमेंडमेंट की, तो बहुत रिजिड हो जाता, कैसे नए इंप्रूवमेंट आ पाते। तो और उन्होंने क्या किया, जो इस गोलकनाथ फिर इन्होंने अपहेल्ड की वैलिडिटी किसकी, 24th अमेंडमेंट की, उसे वैलिड किया एज अमेंडमेंट 368 में जो है। और उन्होंने ये बोला कि जो इन्फ्रिजन में आप है ना अमेंडमेंट तो कर सकते हो फंडामेंटल राइट में, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करोगे। तो ये हमारा 12 और 13 हो गया। जितनी डिटेल स्टडी चाहिए ना उतना ठीक है, मीन्स तक के हिसाब से बता दिया।